हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह। और आज हम जैसे केवीएस के आपके लाइब्रेरी की आपको वीडियो मिल चुकी है, वैसे ही आपको कहा था कि केवीएस टीजीटी के इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू की वीडियो आज मिल रही थी। 2 दिन यानी कि कल आपको वीडियो इसलिए नहीं मिली क्योंकि कल और आज ऑफ रखा गया था कि सब नवरात्र के फेस्टिवल में बिज़ी रहते हैं, तो वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसी वजह से मैडम ने भी और मैंने भी ये फैसला लिया था कि 2 दिन का आपको ऑफ दिया जाए, जिससे कि आप अपने त्यौहार मना सकें। वैसे ही मैडम रितु मैडम का तो बेटे गाते गाते गला ही बैठ गया, तो वो अलग ही मामला है। कहते हैं ना, नवरात्र एक उपलक्ष्य है कि जिससे नव वर्ष, जैसे हिंदू नव वर्ष का एक आगमन होता है, तो सारी चीज़ें नई नई चलती रहती है, तो इस वजह से उनका आनंद अलग ही होता है। तो चलिए अब हम आज टीजीटी इंटरव्यू की बात करेंगे, यानी कि लाइब्रेरी की बात कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे टीजीटी इंटरव्यू में आपको करना क्या है, कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रखना है और किस किस तरह के आपके सामने चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मिलेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि इसी में आपको पहले सारी चीज़ें वो बताई जाएंगी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या रखना है, आपकी मार्क्स क्या हो सकते हैं और आपको दिक्कत कहाँ कहाँ आ सकती है। जो चीज़ें आपको पहले से ही रेडी करके रखनी है, अगर आपने आंसर की से अपने मार्क्स मिला लिए हैं तो। बच्चों, सबसे पहली बात आती है टीजीटी में, यानी कि टीजीटी में सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट है हमारे 6, ठीक है। 6 सब्जेक्टों का एक तरह से टेस्ट माना जा रहा है, ठीक है। कितना सब्जेक्ट है वो? 6। और का जैसे फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एनवीटी, इसका क्या नाम हम मान के नहीं चलेंगे। हमारे जो सिलेबस या एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का है, उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, मैथ्स, साइंस, ये हमारे 6 सब्जेक्ट है जिसमें क्या करा गया है, केवीएस ने इंटरव्यू के लिए या फिर एक तरह से एग्ज़ाम की लिए कहा गया है। अब केवीएस में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम की तैयारी करी है, एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन भी पढ़ी होगी। सबसे पहली बात, इन सब में अगर आप बच्चों के 120 प्लस मार्क्स हैं तो वो तैयारी करनी शुरू कर दें अपने इंटरव्यू की। क्यों 120 में सेफ पॉइंट लेके चल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, पहले टीजीटी का पेपर था, अभी तक तो टीजीटी का पेपर आता था वो कॉमन आता था। साइंस वाले ये कहते थे कि आर्ट्स वालों को फ़ायदा मिल गया, आर्ट्स वाले कहते थे साइंस वालों को फ़ायदा मिल गया, तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो क्या होता था, कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो उस दिक्कत के सामना करते करते केवीएस वालों को भी ये लगा कि चलो इस बार सबको अलग अलग करके देख लेते हैं। तो बच्चों का ये मानना है कि पेपर इजी था। बच्चों का कहना है कि पेपर इजी था, बस सब्जेक्ट हार्ड था। भाई, जब आपका सब्जेक्ट ही हार्ड था तो पेपर इजी कैसे हो जाएगा, ठीक है। और अगर 120 में मान के चलता हूँ, चलो पेपर अगर पुरानी कट ऑफ के हिसाब से लेके चले 94 95, यानी 100 से नीचे चले, जो सेफ स्कोर है, इसे सेफ स्कोर इसलिए बताया गया है कि सेफ स्कोर इसलिए बताया गया है कि जिससे आपका अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर रहे, ये अनरिजर्व्ड के लिए है, यूआर के लिए, इधर उधर रहे तो आप उसमें आ जाएं, इंटरव्यू के लिए पैनल में चुने जाएं। यानी कि 120 अगर आपके हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दें, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, साइंस हो,
संस्कृत वाले की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। पर अगर यूपी की तरह हो गया, यूपी टीजीटी की तरह, जैसे यूपी टीजीटी में से फुल मार्क्स लेके आए थे संस्कृत वाले बच्चे, अगर उस तरह का हो गया तो दिक्कत हो सकती है। पहली बात तो इस तरह का होगा नहीं, क्योंकि यहाँ जनरल पेपर भी है। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ तक की बात ख़त्म हो गई, यानी कि सीधे सीधे आप टारगेट ले लीजिए। अगर आपके 120 नंबर हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए तैयारी किसकी, इंटरव्यू की, टीजीटी लेवल में। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहली आती है हमारे सामने डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, जो बात आती है डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या रखना है, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज़ों को इकट्ठा करके रखना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप चाहे इंटरव्यू क्या किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो, वो बेकार होंगे। क्यों? अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया और आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो क्या उस चीज़ का फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि आपके पास सफिशेंट डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, सफिशेंट क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आप उसके लिए एप्लीकेबल भी होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास पहला नंबर है क्लास 10th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। यूपी बोर्ड में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक आता है। सीबीएसई में अब जो 2011 वाले स्टूडेंट है, 2011 के वाले स्टूडेंट है, उनकी बहुत बड़ी मार्कशीट आती है, वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मासिक मार्कशीट है। दूसरा, 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। ये टीजीटी का मैं बता रहा हूँ, अभी टीजीटी का ध्यान से सुन लीजिए आप। तीसरे नंबर पे आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन की आपके पास मार्कशीट एंड डिग्री, जिसे हम पासिंग सर्टिफिकेट ही कहते हैं। चौथा नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड। बीएड की मार्कशीट एंड डिग्री। अगर बहुत से बच्चों की डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल ही निकलवा लेना, यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लेना। पांचवा नंबर क्या आता है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीटेट का सर्टिफिकेट, पेपर 2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो ओबीसी एससी एसटी वाले हैं 83 82 वाला चल जाएगा उनका। जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स चाहिए, जिसमें आपका क्वालिफाई लिखा हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास आधार होना चाहिए। फिर उसके बाद 7वां नंबर आपका पैन कार्ड होना चाहिए। ये है जनरल के लिए। अब जो कैटेगरी, यानी कि 8वां नंबर है कैटेगरी वाइज, जैसे एससी वाले, एसटी वाले और इन सब के स्टूडेंट हैं, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का जुगाड़ कर लेना है। यानी कि सेंट्रल का जो चाहिए उन्हें, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ये उनके पास होना चाहिए। नहीं है तो आपको परफॉर्मा, साइट पर परफॉर्मा पड़ा है उसे देखकर, यानी कि आपके पास स्टेट का तो सर्टिफिकेट हो गई, उसके बिहाफ पर तहसीलदार से अपना क्या बनवा लेना है, एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें आपको ये सब चीज़ें कवर करके रखनी है। ठीक है बच्चों, ये तो थे आपके डॉक्यूमेंट जब आपका रिजल्ट नहीं आया है। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन 2 चीज़ और आपको ऐड हो जाएंगी। एक करेक्टर, यानी करेक्टर टाइप जो होते हैं करेक्टर, आपको वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनवा के रख लेनी चाहिए। 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन और मार्कशीट और डिग्री सही। अगर किसी के मार्कशीट में माइनर भी मिस्टेक है तो आप सही करा लीजिए, नहीं तो वहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत करोगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी, यानी कि एक तरह से पंगेबाजी जिसे कहते हैं वो हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चों मार्क्स जो हैं, मार्क्स भी आपने सही भरे होंगे, वो उसकी भी टेंशन नहीं है आपको।
सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट आपको रख लेना है। और ख़ास कर CTET का सेकंड पेपर, कोई अगर ये कह दे कि मैं UP टेट का लेके चल रहा हूँ, स्टेट का लेके चल रहा हूँ, तो वो आपकी गलती है। यहाँ तक आपकी बात ख़त्म हो गई। अब जो बच्चे ओवर स्मार्ट या फिर एक तरह से मिस लीडिंग वाले बच्चे हैं, आप देखिए यहाँ पर गौर से देखते चलिए कि अगर आपने ये गलती कर रखी है तो आप इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप इस एग्ज़ाम की सपने देखना छोड़ दें। TGT इंग्लिश, TGT इंग्लिश में आपने 3 साल यानी कि 3 ईयर, और वो भी तीनों साल आपने इंग्लिश पढ़ी हो, तो आप TGT इंग्लिश के लिए वैलिड हैं। TGT हिंदी में अगर आपने 3 साल हिंदी पढ़ी है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए वैलिड हैं। TGT SST, अब TGT SST वालों की कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब इसे ध्यान से देख लेना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत ध्यान से देखना। इसमें जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं या कन्फ्यूज़न होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से आपके पास क्या होना चाहिए? 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और मस्ट क्या होना चाहिए? हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए, यानी कि इसमें से और इसमें से एक होना चाहिए। या तो ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन हो, या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन हो, या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन हो। मतलब आपके कॉम्बिनेशन में मैं बना के दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस है तो मैं एप्लीकेबल हूँ। किसी के पास मान लीजिए, आपके नोटिस से देख के मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है आपके नोटिस में वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों में से एक होना चाहिए। किसी के पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। खास कर नोटिस पढ़ लीजिए ध्यान से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जिसके पास है, यानी कि ये शुरुआत के दो सब्जेक्ट है, जिसके पास भी है वो एप्लीकेबल नहीं है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी चल जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल का मैं बता दिया। अब ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी चल जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल भी चल जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके पास होने चाहिए, और वो भी 3 साल। याद रखना, 3 साल। बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि बेकार की बात बता रहे। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस दिन आपका बेकार सब निकल जाएगा। वहाँ पर जाके ये कह देंगे कि आपने देखा नहीं था। वहाँ पर जो बैठे रहते हैं ना, पहली बात तो वो लिस्ट लिए बैठे रहते हैं, और इस तरह की जब चीज़ें कहते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, तो आप यहाँ पे तैयारी करने क्या है, तो वहाँ पर डामाडोल हो जाता है एक तरह से। और आपको इतने पढ़ने लिखने के बाद भी इस तरह की बातें बताई जाती है, ठीक है। फिर आता है साइंस स्टूडेंट, ध्यान दे लेना। साइंस स्टूडेंट, TGT साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये होना चाहिए आपके पास 3 साल। TGT, अब कौन सा बचा आपका सब्जेक्ट? TGT संस्कृत, इसमें भी आपके पास संस्कृत होना चाहिए 3 साल। संस्कृत एज ए सब्जेक्ट
यानी कि 3 साल होना चाहिए। फिर क्या बचता है आपके पास, टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथ्स वाले स्टूडेंट देख लीजिए, आपके पास बैचलर इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 सब्जेक्ट, यानी कि मैथ्स के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स और इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि देखिए आपके पास बैचलर में डिग्री में क्या होना चाहिए, मैथ्स के साथ साथ क्या होना चाहिए, मैथ्स के साथ साथ 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए। उसमें क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। ठीक है, इन में से कोई भी 2 होने चाहिए। ज़्यादातर बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहता है, या फिर बच्चे ले लेते हैं मैथ्स ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं और फिजिक्स ले लेते हैं। केमिस्ट्री से बच्चे ज़्यादातर, साइंस वाले स्टूडेंट कहते हैं कि हार्ड रहती है, तो और या फिर ले लेते हैं मैथ्स के साथ स्टैटिक्स ले लेते हैं और कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। जो भी हो आपके पास इन तीनों में से, और वो भी 3 साल आपके पास पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आती है आपकी बीएड की बात। बीएड आपके पास होनी चाहिए, 1 साल वाली हो, 2 साल वाली हो। अब हाँ, एक चीज़ और बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, जो बच्चे बीएड वाले हों, बीएलएड वाले हों, 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उस तरह के कोर्स वाले हों, वो भी ध्यान रखना। सारी कन्फ्यूज़न जो यहाँ पर होती है 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स में कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, वो वाले भी एप्लीकेबल है। बस आपके यहाँ तक मार्क्स में, यानी कि इन सब में जो मार्क्स आने होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, इतने मार्क्स होने चाहिए। यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए आपको डिग्री या किसी भी सब्जेक्ट में। यानी कि आपकी जो डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसमें आपके बैचलर डिग्री में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। वो भी किस में, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में। जैसे कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए एसएसटी वालों का क्या बताया था मैंने, हिस्ट्री और पॉलिटिकल है, उसमें भी 50% होने चाहिए और ओवरऑल भी 50% होने चाहिए। जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी है, 3 सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री कराती है। जैसे हम भी सीसीएस से पढ़े हुए हैं, तो 3 सब्जेक्ट में जैसे मैंने लिया, मेरे पास था हिंदी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तो मेरे हिस्ट्री और पॉलिटिकल में तीनों साल में मिला के 50% होने चाहिए, ओवरऑल 50% होने चाहिए पूरे उसमें। तो ये कहानी बताई गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही बच्चे को निकाल देती है इंटरव्यू में, या फिर एक तरह से डीवी में, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब चीज़ें एक तरह से निकाल के फेंक देती है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन की कहानी समझ में आ गई। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन के बाद, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगे कंप्लीट, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद आपको पता ही परफॉर्मा भर के रखना है। जो परफॉर्मा है आपको सब चीज़ कंप्लीट करके रखनी है, और परफॉर्मा भर के साइन वाइन करा के सब कुछ अपना कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अभी ड्रेस कोड पे हम आदमी चलेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं मेन इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपको करके रखना है 4 कॉपी। इसकी 4 कॉपी बना के रख लेनी है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार करे हैं 4 कॉपी, यानी कि 4 फोटो स्टेट करा के रख लिए, 2 आपको रखनी है, और 50 फ़ोटो तैयार करके रखने हैं अपने PHOTY फ़ोटो। ठीक है, सेल्फ के फ़ोटो बना के रखने हैं पासपोर्ट साइज, और फ़ोटो बनाकर, यानी कि आपने फ़ोटो रख लेनी है 4
आपको प्लास्टिक बैग 10 वाले रख लेने हैं। एक आपको लेदर फाइल रख लेनी है जिसमें आप डॉक्यूमेंट लगा के लेके चलोगे। एक आपको गम लेके चलना है, एक या 2 गम लेके चलने हैं। एक आपको स्टेपलर लेके चलनी है, स्टेपल STP लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये सारा सामान आपको लेके चलना है। गम हो गया, स्टेपलर हो गया, आपकी फ़ाइल हो गई और आपका फ़ोटो हो गया। ये आपको लेके चलना है। लेदर फाइल में जिसमें आपके डॉक्यूमेंट आ जाएं वो लेके चलना है। 4 पोच यानी कि 4 इस डॉक्यूमेंट के लिए लेके चलना है जिसमें आपके क्या हो, डॉक्यूमेंट हों। 4 कॉपी आपको सेट बना के रख लेना है, 4 सेट। फ़ोटो 50 मतलब 40 में 50 में 40 आते हैं वो करवा के रख लेने हैं, जिससे अगर आपको कोई भी कुछ भी मांगे आपको एकदम देने के लिए रेडी रहो। ठीक है। सीटेट के सर्टिफिकेट की कॉपी बनवा के रख लेनी है और एक ओरिजिनल क्या है, वो जो डिजी लॉकर से निकलता है वही ओरिजिनल होता है। तो जो डिजी लॉकर से होता है वही ओरिजिनल होता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको उसी को क्या नाम एक हार्ड शीट पे निकलवा लेना है और अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लेना है। ठीक है। तो वो सब जो है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेदर फाइल में लगा लेना और जो फ़ोटो कॉपी है उसके 4 सेट करवा कर रख लेना, यानी कि 4 कॉपी आपको बना के रख लेनी है। अब आती है, यहाँ तक आपकी कहानी ख़त्म हो गई। जिस दिन आपका इंटरव्यू यानी कि रिजल्ट आए, इंटरव्यू के कॉल आए, जहाँ पर भी हो, SST वालों का ज़्यादातर असम में होता है। सबका इंटरव्यू का पैनल अलग अलग बैठेगा, यानी कि अलग अलग आपका बैठेगा। अगर मान लीजिए, मैंने आपको लाइब्रेरी में बताया था, अगर मान लीजिए आपका 10 तारीख को इंटरव्यू है, ठीक है, 10 मई को इंटरव्यू है, तो आपको 8 मई यानी कि 9 मई को आपको वहाँ पर पहुँच जाना है जहाँ पर आपका इंटरव्यू है। और एक दिन पहले पहुँचने का रीज़न ये है, आप पहले 8 तारीख को अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे एक एक चीज़ नोट करके, चाहे आप लिख के जैसे लिखते हैं ना कि 10th की मार्कशीट हो गई, डॉक्यूमेंट हो गए, कपड़े हो गए, फलाना हो गया, टिकड़ा हो गया, उस तरह से एक पर्ची में लिख कर टिक मारते ही चले जाना है, जिससे कि आपको 8 तारीख को यहाँ से जब घर से चलो आप, और अपने घर से आप जहाँ पर आपका इंटरव्यू है वहाँ पर पहुँचो 9 तारीख को, तो आपके पास कोई भी चीज़ छूटी भी ना रहे कि घर पे से मंगाओ, ये मंगाओ, वो मंगाओ। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड, नाम में कोई मिस्टेक हो अभी ठीक करा लो, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक हो वो ठीक करा लो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास वो मंगा ले लो। जैसे बहुत से बच्चों के पास BEd की मार्कशीट नहीं होगी या पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, डिग्री नहीं होगी, तो अपनी डिग्री निकलवा लो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लो। अगर आपके 120 मार्क्स हैं और आपको लगता है कि इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो आप पासिंग, आपकी डिग्री नहीं है, डिग्री बहुत सी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेट छपती है। मान लीजिए डिग्री आपकी 2 साल का कोर्स है तो 4 साल में छपेगी, ऑब्वियस ही बात है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लेट छापती है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लो, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकालने में भी 10-10 दिन, 15-15 दिन, इतने दिन लगा देती है। और अगर उसमें भी आपको ये कहे तो अर्जेंसी में निकलवा लो। हर यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना है, किसी को एप्लीकेशन लिख देनी, सर मुझे इस तरह के मेरे डॉक्यूमेंटेशन और मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेरा नंबर आने की संभावना है, तो मुझे जल्दी प्रावधान करने की कृपा करें। हर यूनिवर्सिटी में इस तरह का प्रोविज़न रहता है, तो आपको वो भी निकाल के दे देगा। और जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं वो तो साथ के साथ ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देती है बनाकर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की कहानी ख़त्म आ गई। यानी कि और हम बात कर रहे थे क्या, एक दिन पहले की, यानी कि एक दिन पहले आपको अपने सेंटर पे पहुँच जाना है जहाँ पर भी आपका इंटरव्यू है, और वहाँ पर आसपास में होटल, धर्मशाला जो भी मिले आपको लेके रख लेनी है। यानी कि 10 तारीख को आपका इंटरव्यू, 9 तारीख को आपको पहुँच जाना है। 9 तारीख को पहुँचने के बाद क्या करके आना है, अपनी पहले तो वॉकेबल डिस्टेंस पे लेना रूम, जहाँ पे जैसे ही मान लीजिए कोई KVS में इंटरव्यू होगा, स्कूल में इंटरव्यू होगा, वॉकेबल डिस्टेंस 1-1.5 किलोमीटर मैक्सिमम रखना, क्योंकि आपके अगर 1-1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक रखोगे तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, और कपड़े गंदे नहीं होंगे, जूते गंदे नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा। और ये भी मत करना कि पैसे बचाने के चक्कर में आप क्या करो कि उस दिन प्राइवेट बसों में जाओ, प्राइवेट बस में मत जल जाना है। अगर देखो हर आदमी की एक जैसा
माहौल नहीं होता। अगर आपको दिक्कत है, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप फैमिली में थोड़ा सा हाथ तंग सा है तो बस में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर इस तरह का माहौल है कि आप सही तरह जा सकते हो, तो चाहे 2 किलोमीटर के लिए आपको कैब करवानी पड़े तो कैब कर लेना, ऑटो शेयरिंग ऑटो लेके चलना पड़े वो करवा लेना। और अपने साथ एक व्यक्ति को लेके जाना, जैसे कि कोई लेडीज़ है या कोई सिस्टर है तो उसका भाई चला जाए या उसके पापा चले जाएं। अगर कोई जेंट्स है यानी कि मैं बॉय है तो वो अपने पापा को ले जाए, भाई को ले जाए, दोस्त को ले जाए। क्यों? उसका रीज़न ये है कि अगर आप इंटरव्यू के पैनल में पहुंच गए 10 तारीख को, केवीएस के स्कूल में एंटर हो गए, यानी इंटरव्यू वहाँ पर आपकी प्रेजेंट लग गई कि मैं आ गया, और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी। पहली बात तो जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाता है, चाहे वो कितना भी होशियार हो, कितना भी कॉन्फिडेंस हो, वो होपलेस रहता है। कुछ ना कुछ गलती कर दे, कुछ ना कुछ क्या नाम सामान छूट जाए, तो आप उसे फ़ोन कर कर या फिर उसे कहकर अपने डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, या फिर आपके जो रूम पे पड़ा होगा या फिर आपके बैग में पड़ा होगा तो वो उससे आप कहकर मंगा सकते हैं। इसलिए उसे लेके जाइए, वो बाहर खड़ा रहेगा, तो जिससे आपका कोई भी चीज़ ना छूटे। क्योंकि अगर छूटेगी इम्प्रेशन बेकार पड़ेगा, टाइम उतना ही बेकार होगा, उतनी ये सब चीज़ें होंगी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक आदमी को लेके जाना है, और आपका मन भी बहलता रहेगा कि आप किसी अकेले नहीं हो, क्योंकि अकेले होने में एग्ज़ाम हो गया या फिर इस तरह की चीज़ें होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा होपलेस हो जाता है आदमी। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हमारी ख़त्म हो गई कि आपको क्या क्या करना है। अब आती है ड्रेस कोड की बात। ड्रेस कोड मेल एंड फीमेल, ये आपको मैंने बता चुका है, लाइब्रेरी वाले में बताया था आपको मेल और फीमेल। मेल कैंडिडेट के लिए सीधे सीधे एक चीज़ है भाई, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट। ठीक है, और फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट में भी जो ड्रेस कोड अच्छा माना जाता है, या तो आप वाइट एंड ब्लैक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो, या फिर एक तरह से मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस कोड जो माना जाता है वो होता है जो ये, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये कलर दिख रहा है डार्क ब्लू, डार्क ब्लू की तो आपको पैंट लेनी है, एंड वाइट शर्ट, जिसे शर्ट कहते हैं, टी शर्ट नहीं शर्ट। टी शर्ट एंड जीन्स आर नॉट अलाउड इन इंटरव्यू। ठीक है, आप दे रहे हो एक तरह से अफसर लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर एक तरह से टीचर लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो, तो टीचर लेवल में जीन्स पैंट आर नॉट अलाउडेड, कैजुअल नॉट अलाउडेड, यानी कि आपको सीधे सीधे फॉर्मल में जाना है। और एक कॉम्बिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, ब्लैक शूज़ या ब्राउन शूज़, एक बेल्ट ले लेना, नहीं वो ब्राउन हो या ब्लैक हो, उसमें कोई आपको ब्लैक या ब्राउन में रखना ना जो चांस है, यानी कि अगर आपके जूते ब्राउन है तो बेल्ट ब्राउन रखना, अगर आपके जूते ब्लैक है तो ब्लैक रखना, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोट आपका अलाउ है, पर इतनी गर्मी में कोट अच्छा नहीं लगेगा, तो कोट आपको पहनना नहीं है। सिंपल आपको वाइट शर्ट पहननी है, ठीक है, और डार्क ब्लू कलर की पैंट पहननी है, और उस पैंट में आपको क्या रखना है, फ़ोन नहीं रखना, पर्स नहीं रखना, ऊपर की शर्ट में कुछ मत रखना, यानी कि ऊपर की जगह बहुत सारे आजकल तो बिना जेब वाली शर्टें आती हैं, वो पहन लो, वो अच्छा रहेगा। अगर आप शर्ट में जेब वाली पहने तो ऊपर की जेब में भी कुछ मत रखना, यानी कि आपकी क्लीन जेब होनी चाहिए सारी की सारी। एक नीचे वाली जेब में, वो भी राइट हैंड साइड पर, आपको क्या रखना है, रुमाल रखना है, पीछे कुछ मत रखना, यानी कि जिससे आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे पीछे पर्स रख लेंगे, आपको अपने बैग में पर्स डालना है, मोबाइल डाल के, तब जाना है इंटरव्यू के लिए।
ठीक है। तो ये इम्प्रेशन आपको वहाँ पर कायम रखना है। गर्ल्स के लिए सिंपल साड़ी में ये देखिए, ये आपका ओके, ये आपका हाथ है, ठीक है। देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये कोहनी है, कोहनी से इतना इंच नीचे यहाँ तक कि साड़ी का ब्लाउज होना चाहिए, यानी कि ब्लाउज की बाजू होनी चाहिए। और ऐसे ही आपका जो सूट पहनो, वो चूड़ीदार सूट जो होता है उसमें भी आप लाइट ब्लू कलर का पहन लो, मेल के लिए बता दिया मैंने, ब्लू कलर का पहन लो, ठीक है। या फिर लाइट कलर कोई भी हो, जैसे लाइट होता है, बहुत सारे कलर हैं, उस तरह का पहन लीजिए। आपने गर्ल्स, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हम फॉर्मल टी शर्ट या फिर इस तरह के, देखिए मैडम या फिर कोई भी, आप जब यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हो ना, उस तरह के जो ड्रेस कोड होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, सारी जो होती हैं यानी कि, और उसमें भी जो उनकी साड़ी देखी होगी आपने, उनका ब्लाउज यहाँ तक मिलेगा, यानी कि उस तरह का कॉम्बिनेशन आपको बना के चलना है। हमें सामने वाले से नंबर खींचने हैं, अपने नंबर बर्बाद नहीं करने। यानी कि आपको ड्रेस कोड लड़कों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही है। लड़कियों के लिए आपको एक तो साड़ी, यानी कि साड़ी जिसे कहते हैं, और एक आपका चूड़ीदार पजामी वाला जो सूट होता है, जो एक तरह से जब आप कभी भी सर्च करिए, यानी क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ, अभी आपको दिखा नहीं सकता, आप यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी आईएएस इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड सर्च करिए, तो उसमें एक बिल्कुल हल्की सी, जिसे कहते हैं ना हल्का कलर, जैसे आप पुराने ज़माने में फीमेल जो साड़ी पहनती थी जिसमें सिंपल से कलर होते थे फीके फीके से, उस तरह की साड़ी मिलेंगी आपको आईएएस के इंटरव्यू में। क्यों मिलती है? क्योंकि वो एक तरह से सिंपल आपको कोड करते हैं। ज़्यादा चटक कलर नहीं पहनने हैं, खासकर गर्ल्स के लिए। सिंपल हाथ में आपको क्या रखना है, एक आधी चूड़ी रख लेनी, यानी कि एक आधा चूड़ी या कंगन रख लो, बिल्कुल सिंपल चूड़ी, और घड़ी रख लेनी। हाँ, कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है वो भी ये कह रहे हैं कि सोचते हैं कि घड़ी, आप घड़ी पहनो पर डिजिटल वॉच मत पहनना। डिजिटल वॉच चाहे फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, डिजिटल वॉच मत पहनना, उसका इम्प्रेशन थोड़ा सा अलग पड़ता है। आप क्या नॉर्मल घड़ी पहनो, जिसे एनालॉग घड़ी कहते हैं, वो पहन के जाओ। दोनों कैंडिडेट घड़ी पहन के जाओ। घड़ी आप किसी भी हाथ में पहन सकते हो, कोई नहीं। अगर आप लेफ्टी हो तो उस हिसाब से पहनो, राइटी हो तो वो उस हिसाब से पहनो। आपको दोनों को एक पेन जरूर रखना है, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, पेन जरूर रखना है, ठीक है। क्योंकि साइन करने होते हैं, साइन पे आपको जैसे ही आपका नंबर आएगा, या तो वो पहले साइन करा लेते हैं या फिर इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद साइन कराते हैं आपसे कि जिससे आप प्रेजेंट हो या नहीं हो, उस पर साइन होते हैं। ये तो आपने बीएड में भी करे होंगे यार, इतना तो पता ही होता है, ठीक है। ये ड्रेस कोड आपको समझ में आ गया। गर्ल्स हो बॉयज़ हो, किसी को भी ड्रेस कोड में कोई भी दिक्कत हो, एक आप कमेंट कर सकते हो सिंपल सा। ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम अपनी इंटरव्यू के पैनल पर। आपको इंटरव्यू में जाना किस तरह से, यानी कि आपका जो इंटरव्यू पैनल है, ओके, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में आपको जाना कैसे है, बैठना कैसे है, किस तरह से आपको चीज़ों को लेके चलना है। ड्रेस कोड समझ गए। जूते, यानी कि जूते जो हैं चमका के रखना। कह दे बहुत सारी कहावतें इस तरह के, जूते ने ही खा गया नौकरी, यानी कि जूता ही खा जाता है नौकरी कभी कभी। तो आपको जूता भी चमका के रखना है, यानी कि एक एक चीज़ आपको लेके चलनी है। बाल जो हैं लड़के शेविंग करके जाएं। अगर आपकी आप मूंछ है तो मूंछ रख सकते हो, शेविंग करके जाना है, ठीक है। कभी भी बियर्ड को बढ़ा मतलब, यानी कि आपको अपनी शेविंग ये नहीं है कि आपको बढ़ा के रखनी है। वहाँ पे एक दिन के लिए आप शेविंग कर सकते हो। अगर शेविंग होगी, साफ हो गए, पास हो गए, तो पूरी ज़िंदगी शेविंग की ज़रूरत नहीं, यानी कि अगर आप रखना नहीं चाहते, क्योंकि क्लीन शेव एक तरह से अच्छा माना जाए। मूंछ आप रख सकते हो,
यानी कि जैसे कि ये आपका फेस है, इस तरह के होट होते हैं। तो आपको ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको क्लीन करके रखनी है। मूंछ आप रख सकते हो, पर मूंछ में भी आपके जैसे एक्स्ट्रा बाल होते हैं उनको नहीं रखना है। लेडीज़ को अपने जो बाल होते हैं वो आपके फेस पे ना गिरते हो, इस तरह का आपको बाल का बना कर रखना है। अब आपका जैसे ही आप पहुंचोगे आपको नंबर मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगी। यानी कि जैसे ही आप स्कूल में एंटर होगे आप अपना लेटर दिखाओगे, लेटर दिखा के अपना सब कुछ बताओगे कि मैं, तो वो वहाँ पर आपको बता देंगे कि आप इस कमरे में आपका इंटरव्यू होगा, इतने नंबर पर होगा। वहाँ पर आपको वेटिंग रूम में, एक तरह से वेटिंग रूम जहाँ भी होगा, आपको बैठा दिया जाएगा, लाइन वाइज बैठा दिया जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। यानी कि जैसे कमरे हैं ये है 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, ऐसे एक कमरे के बच्चे को बैठा दिया इस कमरे में, दूसरे को यहाँ पर, तीसरे को यहाँ पर, चौथे को यहाँ पर। तो पहले में 10 बच्चे हैं, तो आपका जितना मान लीजिए तीसरे नंबर पर है तो आपको तीसरे नंबर पर बैठा दिया जाएगा। ये हो गया, अटेंडेंस लग गई आपकी, सब कुछ हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल का एक तरह से सब कुछ हो गया। यहाँ पर आ गया, यहाँ तक आ गए आप। आपको अब क्या करना है, जब आप क्लास में जाएंगे, ये है आपकी क्लास, ठीक है, ओके। ये आपका गेट है, यहाँ पर आपका बोर्ड लगा होगा, यहाँ पर इंटरव्यू का पैनल बैठा होगा, इधर डेस्क पड़ी होंगी क्योंकि ज़्यादातर छुट्टियों में होता है तो इस तरह डेस्क है। यहाँ पर इंटरव्यू का पैनल बैठा होगा, 5 आदमी होंगे, ठीक है। एक साइकोलॉजर होगा जो आपसे कुछ पूछता नहीं है। ये हो गया आपकी सीट, ठीक है। यहाँ तक आपको जैसे यहाँ पर पहुँचो, यानी कि ये है आपका गेट। मे आई कम इन सर, या अगर यहाँ पर 2 फीमेल, 2 मेल या 3 मेल या 2 इस तरह का बैठा है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, यस। जब वो यस कहे तब यहाँ पर जाना है आपको। यहाँ पर जाने के बाद आपको किस तरफ खड़े होना है, इस तरफ खड़े होना है, खड़े इस तरफ होना है। यानी कि ये जो चेयर है इसके लेफ्ट में खड़ा होना है, यानी कि सेंटर में खड़े हो जाओ या लेफ्ट में खड़े हो जाओ। फिर आपको क्या करना है, वो कहेंगे प्लेस सीट, तो आपको इस तरह से जाकर बैठ जाना है, या फिर इस तरह से जाकर बैठ जाना है। बैठ गए, जब आप बैठ जाओ तो आपको क्या करना है, अपने इंट्रोडक्शन बताना है, ठीक है। वो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे या फिर आपको कहेंगे कि आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, इस तरह कहते हैं कि आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको इंट्रोडक्शन में, बहुत सारे बच्चे पहली बार इंटरव्यू देते हैं तो पहली बार इंटरव्यू में वो अपने जीवन की सारी गाथा गाना शुरू कर देते हैं इंट्रोडक्शन में, तो वो नहीं गानी है। याद रखना, अभी लाइब्रेरी वाले मेरे क्वेश्चन की वीडियो आई थी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन मैंने आपको सही तरह बताया, यहाँ भी मैं बताता हूँ। सिंपल आपको नाम लेना है, अपना नाम बताना ना, मेरा नाम ये है। नाम के बाद मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई, XYZ स्कूलिंग, ग्रेजुएशन यहाँ से हुई, बीएड मेरी यहाँ से हुई, और आपके जो हॉबीज़ हैं वो बता देनी है, और मैं यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है। सिंपल 5-6 पॉइंट जो बताने हैं वो बता देने हैं, बिल्कुल। आपको बताने के बाद चुप, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। यानी कि बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान है। जितना आपके पास ज़्यादा ज्ञान है ना, मान लीजिए आप बीएड, एमएड, मान लीजिए हमने पीएचडी, मान लीजिए कि आपके पास पीएचडी है, तो आपके पास पीएचडी है, मैक्सिमम आप 35 साल के होंगे। 35 साल से जो सामने बैठा है वो 10 साल से आपका इंटरव्यू ले रहा है, 5 साल से इंटरव्यू ले रहा है आपके जैसों का ही, तो उसका, और फिर उसके बाद बीएड भी होगी, प्रिंसिपल लेवल का है तो बीएड और एमएड तो होगी ही होगी, एक पीजी भी होगी उसके पास कोई ना कोई। तो इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनना, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना गद्दू सा बन के बैठना है, उस तरह से बन के रहना। अगर वो पूछे तो बताना, नहीं पूछे नहीं बताना, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई आपकी। अब इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ज़्यादा चीज़ें लिखी गई इसमें।
ठीक है। हाँ, तो जैसे आपको सामने वाले ने इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे, पहली बात तो हॉबी से क्वेश्चन पूछता है, फिर उसके बाद लेके चलते हैं आपके सब्जेक्ट की तरफ। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का कोई स्टूडेंट है, जैसे आपका इंटरव्यू 50% 70% हो जाएगा, तो वो आपको कहेंगे डेमो क्लास करके दिखाइए। तो डेमो क्लास में आपको पता ही है, ये चीज़ आपने जब आप टीचिंग कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछते हैं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में आपको टॉपिक मिल गया, यानी कि उन्होंने आपको कहा, पहली बात तो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को ज़्यादातर ये कहा जाता है कि आप कोई भी एक टॉपिक लेके पढ़ा दीजिए। बॉयज़ को 50% बॉयज़ को भी यही कहा जाता है। जो ओवर स्मार्ट बनते हैं उनको वो टॉपिक देते हैं, जो उनको लगता है कि ये कुछ नहीं जानता उनको भी टॉपिक देते हैं। तो आपको दिखाना है कि मैं सब कुछ पागल भी नहीं हूँ और एक तरह से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या होशियार भी नहीं हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, जिसे कहते हैं ना तराजू में बैलेंस करके लेके चलना है आपको अपना। तो वहाँ पर जैसे आपको कहेंगे कि ये आप कोई भी टॉपिक लेके पढ़ा दीजिए, तो आपको पहले से अपने कम से कम 6 से 7 टॉपिक अपने, यानी कि टीजीटी लेवल में 6 से लेके 10 तक के टॉपिक को कवर करना है। कम से कम 6 से 8 की जितनी भी क्लास हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, कोई से सब्जेक्ट हो, अपना टॉपिक हार्ड साइंस वालों का भी मैं बताऊंगा। साइंस और एसएसटी वालों के तो टॉपिक इस तरह के हैं कि आपकी, जिसे कहते हैं बत्ती बुझने वाला, उस तरह के टॉपिक होते हैं। साइंस वालों में वो पढ़ाते हैं, ज़्यादातर कहते हैं फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाने के लिए। फिजिक्स का टॉपिक से ये होता है कि फिजिक्स के टॉपिक से उनको ये पता चल जाता है कि क्लास को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप खड़े हो, वो कहें कि आप डेमो क्लास करके दिखे, ठीक है सर, तो खड़े होने के बाद आपको ब्लैक बोर्ड के पास जाना है। जो भी टॉपिक हो आपको पता ही, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से पहले आपको, चलिए नेक्स्ट पेज लेके चलता हूँ मैं। ये आपको वैसे पता होगा क्योंकि जिसने भी टीचिंग करी होगी ये आपका पता होगा कि एंट्रीज क्या होती हैं। ये है आपका ब्लैक बोर्ड, ये है आपका ब्लैक बोर्ड, डेट लिखी हुई नहीं है तो लिख लेना, ठीक है। डेट हो गई, यहाँ पर आपकी क्लास हो गई, ठीक है, क्लास, एब्सेंट, प्रेजेंट, टोटल, ठीक है। अब बीच वाली एंट्री ध्यान से देख लेना, ये हो गया सब्जेक्ट, सबसे ऊपर आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है सब सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है टॉपिक आपका, जिसे प्रकरण कहते हैं हम। विषय, उप विषय और प्रकरण क्या है, विषय, उप विषय, प्रकरण, ठीक है। ये आपके तीनों चीज़ें होंगी, सब्जेक्ट लिख देना और सब सब्जेक्ट लिख देना, डेट लिख देनी, क्लास लिख देनी। एब्सेंट प्रेजेंट का कोई रोल नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आप किस तरह क्लास ले रहे हैं बताइए मुझे। ये जो क्लास होती है, जैसे हम बीएड में क्लास लेते हैं, एक तो आप क्लास में जाके क्लास लेते हैं और एक जिसे डेमो क्लास कहते हैं, उसमें उसको किस नाम से जाना जाता है, माइक्रो टीचिंग जाना जाता है, मैक्रो टीचिंग जाना जाता है, सिमुलेटेड टीचिंग जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। टॉपिक आपको लिखना नहीं है जब तक आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से बच्चों से क्या टॉपिक ना निकलवा लो, यहाँ तक रुक गए। ये एंट्री करने के बाद आपको जो सामने टीचर बैठे हैं उनको बच्चे बना के पढ़ाना है। तो आपको जैसे कि मान लीजिए हम जैसे मैं एसएसटी का हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ संसाधन छोड़ दीजिए, मैं पढ़ाता हूँ आपको कोई सा भी एक टॉपिक ले लीजिए, अभी यातायात के साधन पढ़ाता हूँ, ठीक है, यातायात के साधन पढ़ा रहा हूँ। तो यातायात के साधन में बच्चों ये बताइए, कुछ से सामने वाले से पूछो कि आप घर से स्कूल तक आते कैसे हो। बच्चे ने कहा बस से, किसी ने कहा साइकिल से, किसी ने कहा कुछ ना कुछ कह दिया। या फिर आप रहते कहाँ हो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछो, आप रहते कहाँ हो।
तो कोई बच्चा बताएगा घर रह रहता हूँ मैं, कोई बच्चा बताएगा कि मैं घंटा घर पे रहता हूँ, कुछ भी बताएगा, मतलब जगह का नाम भी बता सकता है। अच्छा, तो वहाँ से आप यहाँ तक आते कैसे हो, स्कूल तक आते हुए? बच्चा बताएगा बस से, इससे, ये बता दिया। अच्छा, तो वो जो बस है, साइकिल है, वो किस संसाधनों में आती है, या फिर उन्हें कहते क्या है? तो यहाँ पर बच्चे अलग अलग चीज़ें कहेंगे। तो फिर वहाँ पर आपको तीसरे क्वेश्चन में या चौथे क्वेश्चन में आपको जो आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है वो अपने हिसाब से, वैसे तीसरे क्वेश्चन में या फिर चौथे क्वेश्चन में आपको ले लेना है, उनको कर देना है कि उसे कहते हैं बच्चों यातायात के साधन। तो यहाँ पर आपको लिखना है फिर टॉपिक, बच्चों को बोलते बोलते आज बच्चों हम यातायात के साधन पढ़ेंगे। फिर एक तरह से फिर दोबारा आपको पता ही है कि फिर दोबारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हो जाते यातायात के साधन में। उसके फिर अगले आपको क्वेश्चन बना के चल रहे हैं कि यातायात के साधन ये होते हैं। अच्छा, तो यातायात के कितने साधन होते हैं? फिर जब तीसरा क्वेश्चन आएगा फिर आपको क्या करना है, पॉज कर देना है उन्हें, बच्चों को। यानी कि इस तरह से आपको लेके चलना है। जैसे ही आप उसकी डेफिनेशन या फिर उस तरह से लेके चलोगे, मैक्सिमम 5 मिनट आप पढ़ाओगे और उनको पता चल जाएगा कि इसकी आवाज़ ठीक है, यानी कि आपकी आवाज़, हम पीछे लेके चलते हैं थोड़ा, यानी कि यहाँ पर आप पढ़ा रहे हो तो यहाँ से इस वाले बंदे तक या फिर इस वाले बंदे तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, इतनी आवाज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं सर क्या है, इस तरह की आवाज़ नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कम कम बोलते हैं या फिर इस तरह से बोलते हैं, तो वो आपको या फिर एक तरह से आपके लिए सूटेबल नहीं है बैठता। ठीक है, यहाँ पर तभी लिखना है जब आप इंट्रोडक्शन क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें और आपको ये एंट्री आपको पता होनी चाहिए। डेट हो गया, सब्जेक्ट, उपविषय यानी कि विषय, उपविषय, प्रकरण होगा, इधर क्लास का नाम होगा। क्लास का नाम नहीं भी लिखा है तो आपको डाल देना है, क्लास डाल देने क्लास का, वो एंट्री भी चेक करते हैं। यहाँ तक आपकी कहानी ख़त्म हो गई। फिर आपको वो से उसी से रिलेटेड आपको पूछ लेंगे टीचिंग क्या है, यानी टीचिंग कितनी तरह की होती है? 5 तरह की टीचिंग होती है, रिटन, अनरिटन, सिमुलेटेड, यानी कि ये जो टीचिंग है वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे पूछ लेंगे। यहीं से आपसे क्वेश्चन जब उठाएंगे उससे पहले आपका सब्जेक्ट की नॉलेज चेक कर लेंगे और उससे पहले या फिर यहाँ तक चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, सब आपको चीज़ें समझ में आ गई। जब अब आपको निकलना कैसे है, ये आपका रूम था। पहली बात तो जैसे ही आप टीचिंग करके निकलेंगे, यानी कि टीचिंग होगी आपकी, ये आपके कैंडिडेट बैठे हैं, ये आपकी सीट है, ठीक है, ये आपका ब्लैक बोर्ड है। जब आप क्या करोगे, टीचिंग करोगे, यहाँ पे अपने डेमो टीचिंग दे दोगे, फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, फिर उससे आपको 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। पूछने के बाद फिर कहेंगे कि साइन करिए, साइन करना है आपको अपने साइन, और फिर आपको क्या करना है, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, और आपको उठना है, यहाँ पर आना है, फिर आपको कहकर यहाँ पर आकर थैंक यू सर, थैंक यू मैम, फिर जाना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा फॉलो करके चलना है। छोटी छोटी चीज़ों, इंटरव्यू में कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर एक तरह से इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल कहते हैं ना, छोटे छोटे कदम रखोगे उससे ही सफलता मिल जाएगी। यानी कि इतना बड़ा जो सोचते हैं कि इंटरव्यू में ये है, आप सामने वाले को खुश कर दो, आपको एक की जगह 2 चीज़ एक्स्ट्रा देगा वो। यानी कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है उससे आप बिल्कुल पोलाइट होके या फिर अच्छे तरीके से बात करिए। वो क्या करेगा, आपको इस तरह का भी हो सकता है कि सबका खाना छोड़ दे, ठीक है, सबका खाना छोड़ देगा वो, या फिर उसे जब एक्स्ट्रा एक तरह से कहते हैं ना इज्जत मिलना, आपको भी सोचो, आप खुद हो, आपको इज्जत मिलेगी तो आप क्या करोगे कि यार मेरी इज्जत कर रहा है, मैं इतना वैसा आदमी भी नहीं हूँ, मैं तो बेरोज़गार हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो तब भी मेरी इज्जत कर रहा है, तो उसके साथ एक सपोर्टिव खड़े होंगे। तो ऐसे ही आपको भी लेके चलना है।
यानी कि आपको क्या करना है, बिल्कुल पोलाइट होके एक एक स्टेप रख के, यानी कि बिल्कुल कि हाँ यार कि ये हमारे लिए एप्लीकेबल है स्टूडेंट। ये भी पूछा जाएगा कि आप इस के लिए इस जॉब को करना क्यों चाहते हैं, आप इस जॉब में हम आपको रख ले तो वो तो सब चीज़ों के, यानी कि वो क्वेश्चन बाद में आपसे मैं लिख के बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश वाले, हिंदी वालों, ये ध्यान रखना आपसे पोएम पढ़वाई जाएगी। पोएम आपको पता होनी चाहिए, छठी सातवीं आठवीं की कोई भी 4 पोएम याद कर लेना, 4-5 पोएम वो पढ़वा के देखते हैं। जैसे कि पीआरटी में पढ़वा के देखते हैं। पीआरटी में तो खासकर पोएम ही पढ़वाए जाते हैं, और लक अगर ख़राब हो तो इंग्लिश के पढ़ा देते हैं, और अगर लक सही हो तो हिंदी के पढ़वा लेते हैं। हिंदी की जैसे कि मान लीजिए पीआरटी में मान के चलते हैं, अभी मेरे को भी याद नहीं आ रही कोई सी पोएम, कल ही बच्चों को मैंने पढ़ाई थी। क्लास 1 की है पोएम, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, ऊपर चढ़कर, इस तरह की पोएम है वो, मुझे भी पूरी याद नहीं आ रही, पर हाँ इस तरह की पोएम है, और आपको लय में सुनानी है। जैसे कि फर्स्ट क्लास की मैं पोएम बता रहा हूँ, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, ऊपर चढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। ये है वो पोएम। तो आपको क्या करना है, लय के हिसाब से पढ़ानी है पोएम। ऐसे नहीं कि अम्मा लगा दे झूला फलाना डिगड़ा, ये नहीं करना है। पोएम का मतलब ही यही है कि लय से पढ़ाना है। साइंस वाले स्टूडेंट और आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, हाँ मैं बता रहा था, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होती है। अब थोड़ा सा साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को, संस्कृत वालों को भी आपको लय में पता होना चाहिए। ये है साइंस और आर्ट्स। मैथ्स की हम बात नहीं करते क्योंकि मैथ्स का अलग ही रहता है। साइंस वालों में फिजिक्स, मोशन पढ़वाते हैं वो ज़्यादातर। मोशन का अगर आपने पहले तो वो कहेंगे कि आप कोई भी टॉपिक लीजिए, फिर उस जब आप कहेंगे सर मैं मोशन ये ले रहा हूँ तो वो पढ़ा देंगे। आर्ट्स में मैक्सिमम वो हिस्ट्री के टॉपिक पे जोड़ देते हैं, फिर आता है ज्योग्राफी पे, लास्ट ले लेते हैं पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स पे। अगर कोई पॉलिटिकल का लेता है तो पॉलिटिकल का आपको बिल्कुल एक एक चीज़ें आनी चाहिए। आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ लिया जाता है। हिस्ट्री में आपको जैसे कि मान लीजिए आप मुग़ल एम्पायर पढ़ा रहे हो या फिर 1857 के, आपको पता ही है हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, प्री, मिडवल एंड न्यू। तो आप न्यू पढ़ा रहे हो तो आपको उससे ये पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताइए जो मध्यकालीन इतिहास है वो कहाँ पर आके ख़त्म होता है, ये पूछा जाएगा। या फिर आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक जो हमारा प्री हिस्ट्री है वो कहाँ पर आकर ख़त्म होता है, कहाँ से हमारा मध्यकाल शुरू होता है, ये पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी में आपको देशांतर ये पता होना चाहिए, देशांतर पता होना चाहिए। ठीक है, मैप्स कैसे पढ़ाए जाते हैं वो पता होना चाहिए। पॉलिटिकल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए, और इकोनॉमिक्स में आपको मांग की लॉ चाहिए, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो संसाधन है, कौन कौन से संसाधन है। साइंस वालों के लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर फिजिक्स को रखते हैं वो। फिर रखते हैं किसको, बायो को और केमिस्ट्री को, क्योंकि उन्हें पता है कि केमिस्ट्री के बच्चे, केमिस्ट्री कम आती है बच्चों को, तो इसलिए वो आखिरी में रखते हैं। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री अपने टॉपिक, इनके मैक्सिमम आपको 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पूरे करके रख लेने हैं, यानी कि रट लेना है। 3-3, 4-4 चैप्टरों को रट के उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। क्या कैसे प्रैक्टिस होगी, आपके शीशे के आगे सामने खड़े हो जाओ, जो बड़े वाला शीशा होता है ना, जिसे क्या ड्रेसिंग टेबल वाला कहते हैं, जिसमें साड़ी वाड़ी बांधती है लेडीज़, उसमें उस सामने खड़े होकर आपको पढ़ाना है। और आप ये भी मत सोच लेना किताब आपको मिलेगी, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, इन 3 स्टूडेंट्स के लिए किताब होती है, नहीं तो और किसी के लिए किताब नहीं होती। आपको अपना टॉपिक खुद कवर करना पड़ता है। ठीक है, और क्यों कवर करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं ना, पर चीटिंग करने का एक और साधन है जिसे हम क्या कहते हैं, टीचिंग एड। पर यहाँ टीचिंग एड आप लेके नहीं जा सकते, तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना। टीचिंग एड आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। जैसे कि फिजिक्स वाले आप कोई मोशन का टॉपिक पढ़ाएंगे तो मोशन के टॉपिक में आपको
एक टेबल पे धक्का मार के दिखा देना है कि बच्चों ये बताओ ये इसमें ये कौन सी वो हो रही है। अब जैसे हिस्ट्री वाले टॉपिक हैं, हिस्ट्री वाले में बताइए कि आप जैसे कि पूर्वज का चैप्टर मुगल एम्पायर का पढ़ा रहे हो, तो मुगल एम्पायर में अच्छा बताओ आपके पूर्वज का नाम क्या है। वो भी तो एक तरह से जैसे कि आपके पिताजी है, आपके पिताजी का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर। क्योंकि हमें मुगल एम्पायर में कहाँ से शुरुआत हुई, बाबर से हुई, अकबर से हुई। तो ये सब चीज़ें आपको लेके चलनी है बच्चों, ये ध्यान रखना। इंग्लिश हिंदी संस्कृत आपको पोएम याद कर लेनी है, थोड़े से चीज़ों को याद कर लेना है। प्रेमचंद पूछा जा सकता है इंग्लिश में, शेक्सपियर पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हिंदी और संस्कृत वालों के लिए प्रेमचंद, तुलसीदास, कबीरदास ये और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जो टॉपिक हैं ये थोड़े से और टॉपिक हैं जिसमें पूछा जाने की संभावना रहती है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई। आपको बाहर निकल जाना है, आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए, मान लीजिए XYZ आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, अब उसके ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, XYZ कुछ ना आए तो सबसे पहले आपको ऐसे सामने वाले को लगा देना है कि मुझे आता है पर याद नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको सिंपली सॉरी कह देना है, सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है पर मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये कह देना है। हर क्वेश्चन में सॉरी नहीं कह देना, नहीं तो सीधे सीधे आपको सॉरी सर आप इस जॉब के लिए एप्लीकेबल नहीं हो ये कह देंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल अपनी तैयारी करके लेके चलने, मजाक में मत लेना इंटरव्यू, क्योंकि मजाक में लोगे तो आपकी सॉरी सर वाली कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन में आपका सॉरी सर चल जाता है, जैसे कि एक आधा क्वेश्चन है ऑड क्वेश्चन है जो आपसे याद नहीं हो रहा, या फिर आपको सामने वाले को पता है कि इस तरह क्वेश्चन में याद नहीं होता है बहुत से, क्योंकि वो भी इस स्टेज से गुजरे हुए हैं, तो आपको सॉरी सर कह के अपना निकल जाना है। ठीक है, ये सारी कहानी थी, आपको क्या करके रखना है, कवर करके रखना है। अब चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट क्या करके रखना है, सबसे पहले लेके चलने हैं आपको डॉक्यूमेंट। दूसरे आपको लेके चलने हैं आपके जो फॉर्म है, डीवी का फॉर्म है वो, और साइन वाइन कंप्लीट करके रखने हैं। तीसरा आपको टिकट की मैंने कहानी बताई थी आपको, यानी कि जहाँ पर भी आपका पेपर होगा उसके लिए टिकट अपना इंतज़ाम करके रख लेना है, और एक दिन पहले का इंतज़ाम करके रख लेना है। चौथे आपको क्या करना है, ड्रेस, यहाँ से आपको उस ड्रेस को लेके जानी है और अपना रख के चल जाना है। इंटरव्यू वेन्यू, इंटरव्यू का जो वेन्यू होगा उसमें आपको जाने के लिए या फिर किस तरह से कहाँ कहाँ जाना है उसका आपको डिसाइड करके रख लेना है। ये सब चीज़ें हो गई। फिर आपको पेन, यानी कि आपने पेन वैन सब कुछ आपको डिसाइड कर रख लेना है, पेन वैन सब कुछ आपको रख लेना है। स्टेपलर, पेन, चार फोल्डर, एक फाइल, गम हो गया, स्टेपलर हो गया, किसी ये मत सोचना कि वहाँ मिल जाएगा, आपको रख लेना है। 10-5 रुपये में कोई कुछ नहीं होता। 10 रुपये वाली फाइल जो प्लास्टिक का फोल्डर आता है ना, जिसमें हम सीटेट का पेपर देने जाते हैं तब लेके जाते हैं, तो वो वाला अपना रख लेना है। सीटेट का सर्टिफिकेट, सारी मार्कशीट, सारे के सारे पासिंग सर्टिफिकेट, और आपको क्या करना है, 2 कॉपी उनकी 4 कॉपी बना लेनी है, चारों कॉपी एक एक फोल्डर में डाल लेनी है। ओरिजिनल आपको जो लेदर वाली फाइल आती है या फिर जो बड़े वाली फाइल आती है उसमें रख लेनी है। पासिंग सर्टिफिकेट आपके, यानी कि डिग्री या फिर पासिंग सर्टिफिकेट आपको बना के रख लेना है। जिसकी डिग्री नहीं है आपको प्रोविजनल ले लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर एक 2 ID एक्स्ट्रा वो रख लेनी है। 2 ID एक्स्ट्रा चाहिए होती है, दोनों ID लगती है। ठीक है, देखिए किसी कैंडिडेट का फ़ोन आ रहा था तो वो बाद में देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको कवर करके रख लेनी है। ठीक है बच्चों, चलिए
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको जो क्वेश्चन वाली वीडियो है, यानी क्वेश्चन की टीजीटी क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।